चर्चा करने के लिए हमारे साथ यहां अहमदाबाद में मौजूद हैं बीजेपी के शहंशाह, देश के गृह मंत्री। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए अमित भाई शाह का। जहां तक परिणाम का सवाल है, मैं पूर्णतः विश्वस्त हूं कि इस बार गुजरात में भारतीय जनता पार्टी अपने सभी रिकॉर्ड तोड़कर सबसे ज्यादा सीट प्राप्त करने का रिकॉर्ड और सबसे ज्यादा मत प्रतिशत प्राप्त करने का रिकॉर्ड, दोनों रिकॉर्डों को तोड़कर एक नए कीर्तिमान बनाएगी, इसका मुझे पूरा भरोसा है। फिर से एक बार यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। सर, एक जो सवाल है वो ये कि जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, क्या उनका इस्तेमाल आपके विरोधी पार्टियों को टारगेट करने के लिए हो रहा है? वो सवाल मैं इस कॉन्टेक्स्ट में पूछता हूं कि अब जैसे फर्ज कीजिए संजय राउत का जो बेल ऑर्डर आया, उसमें काफी खरी खोटी सुनाई गई एजेंसियों को कि इलीगल अरेस्ट है, बिना सोचे समझे, बिना सबूत के। तो जब इस तरह का ऑर्डर आता है तो विपक्ष का वो आरोप कि एजेंसियों का इस्तेमाल हो रहा है विपक्षी पार्टियों को, विपक्ष के नेताओं को डराने के लिए। देखिए, हमारी 3 स्तरीय न्यायिक व्यवस्था है। एक सेशन कोर्ट होता है, एक हाई कोर्ट होता है, बाद में सर्वोच्च अदालत होता है। सेशन कोर्ट के फैसले पर जल्दबाजी में निर्णय नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है एजेंसी ने ऊपर अपील करी है, हाई कोर्ट अभी सुनवाई कर रहे हैं। जरा धैर्य से देखिए क्या आता है। मुझे मालूम नहीं है मेरिट्स में क्या, वो एजेंसी का काम है और कोर्ट का काम है इसको तय करना। मगर जहां तक दुरुपयोग का सवाल है, सभी लोग कोर्ट के सामने जा सकते हैं और देश की कोर्ट किसी भी पॉलिटिकल एजेंडा को लागू नहीं करती है। देश की कोर्ट न्याय करती है। जब आप गुजरात में हो रहा है, एक चुनाव दिल्ली में हो रहा है और अब अरविंद केजरीवाल को समझ में नहीं आ रहा कि गांधीनगर में रहे या फिर दिल्ली में। क्या उलझाया आप लोगों ने कि दोनों चुनाव साथ में करा दो, कि वो सोच ले कि एमसीडी जीतना है या गुजरात? तो भाई हम भी दोनों जगह लड़ रहे हैं। आपकी इतनी बड़ी पार्टी है। बड़ी पार्टी क्या होती है? उनको भी गुजरात में पार्टी है, हमारी भी गुजरात में पार्टी, उनकी भी वहां पार्टी है, हमारी भी वहां पार्टी है। चुनाव तो सब जगह लड़ने पड़ेंगे, वरना तो आप बाद में कहो केजरीवाल जी लड़ पाए इसलिए देश की संसद के चुनाव टुकड़ा टुकड़ा कराकर हर महीने करते जाओ क्योंकि केजरीवाल जी लड़ पाए। यार क्या लेकर आते हो यार, ऐसे थोड़ी ना होता है। चुनाव होते हैं, सबने लड़ने पड़ते हैं, अपनी कैडर को लड़ाना पड़ता है। बात सही है कि अरविंद केजरीवाल और आपको एक तरीके से इरिटेट करते हैं, एक तरीके से जैसे कि ये मतलब जैसे वो कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं कि बीजेपी सोचती है कि अब इसमें हम बोलें क्या। जैसे कि उन्होंने कहा कि करेंसी नोट पे गणेश जी और लक्ष्मी जी की फोटो होनी चाहिए। अभी ऐसी चीज है ना, इसकी आप मुखालफत कर सकते हैं ना सपोर्ट कर सकते हैं। क्या आपको लग रहा है कि ये उलझाने की कोशिश कर रहा है? नहीं, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है ना। आप 8 तारीख को दे देना, जनता ही कर देगी उनका जो करना है वो। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है भैया। 8 तारीख को जनता ही अपना फैसला इस तरह। भारत जोड़ो यात्रा तमिलनाडु से शुरू होती, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, अब महाराष्ट्र में चल रही है। हर रोज 20-25 किलोमीटर चल रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि उससे कांग्रेस का कुछ रिवाइवल हो सकता है, या राहुल गांधी की एक जो पप्पू के तौर पे छवि बनी वो छवि चेंज हो सकती है, पुनर्जीवन उनको मिल सकता है? देखिए, मैं तो सार्वजनिक जीवन में परिश्रम का समर्थक हूं। कोई भी व्यक्ति परिश्रम करे तो मुझे तो अच्छा ही लगता है, सबने करना चाहिए। बाकी उनको स्वीकारना नहीं स्वीकारना और कितना सस्टेन होगा वो तो देश की जनता को तय करना है। आपको भी सस्टेनेबिलिटी पे ही डाउट है कि नहीं, मुझे डाउट रखने का सवाल ही नहीं है। देश की जनता को भरोसा करना है। मैं क्यों भरोसा करूं? मैं मेरे नेता पर भरोसा करता हूं, मेरी पार्टी पर करता हूं, मेरी आइडियोलॉजी पर करता हूं और मरते दम तक मेरी आइडियोलॉजी के आधार पर जीने का मेरा प्रण है। तो किसी पर भरोसा करने का क्वेश्चन डज नॉट अराइज। देश की जनता ने भरोसा करना है। देश के जो नेता हैं उनके मन में कहीं ना कहीं ये ख्वाहिश होती है कि एक बार सीएम जरूर बनना है। आप देश में इस वक्त गृह मंत्री हैं, बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं। क्या दिल की किसी गहराई में आपके भीतर भी ये सोच है कि सीएम बनना चाहिए? मैंने आपका कुछ बिगाड़ा है? मैं अच्छा भला काम कर रहा हूं, वहां पर काहे को ये सब नया बखेड़ा शुरू कर दो? वैसे आपके बोलने से बखेड़ा शुरू नहीं होगा क्योंकि मेरी पार्टी की जनता, पार्टी भी मानती है और जनता भी मानती है इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल क्यों है सर? क्योंकि मैं ही नहीं चाहता। क्यों नहीं चाहते? अरे छोड़ो भाई। नहीं, क्योंकि अगर जैसे फर्ज कीजिए आगे चल के अभी आप क्या हो आज तक में? न्यूज डायरेक्टर, न्यूज एडिटर हो। अब आपको कोई एंकर बनाकर नीचे भेज दे तो बनोगे क्या? इतनी सादी बात तेरे समझ में नहीं आती।
मैं क्या कर सकता हूं भैया? अब ऐसा स्वप्न आप देखोगे क्या? आपको लगता है जम्मू कश्मीर में हालत बेहतर हो, यह आपकी एक बड़ी प्राथमिकता है? आर्टिकल 370 के हटाए जाने के बाद कुछ हद तक स्थिति बेहतर भी हुई, लेकिन जो वहां पे हिंदू पंडित लोग रहे, कश्मीरी पंडित जो लोग रहे, उनको अटैक किया जा रहा है, उनको टारगेट किया जा रहा है। यहां तक कि कुछ फैमिलीज जो कि 30 साल वहां रही, अब मजबूरी में निकल रही हैं। ऐसे में जो कश्मीरी पंडित समुदाय है वो सोचता है कि आपसे इतनी उम्मीद की कि आप वहां पे और लोगों को जाके बसाओगे, जो है उनको छोड़ना पड़ेगा। देखिए, किसी भी साल का आपको छुट्टी है 1990 से लेकर आज तक, किसी भी साल के कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार के आंकड़े उठाकर देख लीजिए, सबसे कम धारा 370 हटाने के बाद हुए, सबसे कम। ये तो जो टारगेट किया जा रहा है, उनको कैसे आप इंश्योर करेंगे कि उनको सेफ्टी मिले? देखिए, उनकी सुरक्षा के लिए ढेर सारे कदम उठाए, मगर टेररिज्म वहां पर पूर्णतया से समाप्त होने में समय लगता है। मगर जब आंकड़े 80% तक कम हो जाते हैं, तो हम कह सकते हैं अच्छी दिशा में जा रहा है। आपके हिसाब से इस चुनाव में भाजपा का विरोधी कौन है? आपकी लड़ाई किससे है? कांग्रेस से है या आम आदमी पार्टी, जो कि अब अपनी जगह बनाने? देखिए, हम हमारे सकारात्मक मुद्दे लेकर चुनाव में जा रहे हैं। 27 साल से हम यहाँ पर शासन में हैं। 27 साल में गुजरात को हमने परिवर्तित किया है, गुजरात के अंदर आमूल चूर परिवर्तन किया है, और अगले 10 साल का रोड मैप भी हमारे पास है। तो हम किसी का विरोध करने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। हमारे रोड मैप के आधार पर और हमारे पास्ट रिकॉर्ड को, दोनों को मिलाकर गुजरात की जनता को मैं अपील करना चाहता हूं, फिर से एक बार आशीर्वाद लीजिए। ये डबल इंजन सरकार बची कुची जो कोई भी कसर है, इसको समाप्त कर कर समग्र देश के अंदर गुजरात को एक नंबर का राज्य बनाएगी, जो बन चुका है, और उसको लंबे समय तक इस स्थिति को बनाने के लिए हम एक बहुत बड़ी नींव डालने का काम। भी आपको पूरा विश्वास है कि आप जीत? पूरा विश्वास है, हम बहुत अच्छे बहुमत से सरकार बनाएंगे। अच्छा, ये क्यों होता है कि मोदी जी हो या आप हो, कहते हैं कि जब आप वोट डालो तो कमल देखो, मोदी जी की शक्ल देखो और वोट डालो? क्या इसका ये मतलब है कि जो जमीन पे आपके एमएलएज हैं वो उतना एफर्ट या उतना एंड रिजल्ट नहीं दे पाते हैं जितना कि आप और मोदी जी? मुझे बात बोलिए, मुझे एक वाक्य कहना है तो मैं कितने एमएलए का नाम आपके इंटरव्यू में बोल सकता हूँ? 182 है, बताइए। उनमें से आपने तो मुझे तो मेरे सर्वोच्च नेता का ही नाम बोलना पड़ेगा भाई। अब आपको तो बोलना नहीं है, सिर्फ पूछना है, इसलिए आपके लिए सरल है, पूछ लेना। मैं 182 आपके दर्शकों को पूछना चाहता हूं, मैं 182 एमएलए का नाम बोल सकता हूं कि इसकी सीट पर, ये सीट पर इसका दो, इस सीट पर इसका चेहरा देखो, इस सीट पर ऐसा चेहरा देखो? नहीं कर सकते भैया। नहीं, इसलिए नहीं कि आपको लगता है कि एमएलए की उतनी लोकप्रियता नहीं जितनी की मोदी जी की है? देखिए, आप एमएलए के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बहुत है, इसलिए आपको बहुतों की टिकट भी काटनी पड़ती है। देखिए, आप आपकी समझ के हिसाब से एनालिसिस करते हैं, ये बहुत जटिल प्रक्रिया है राहुल जी, इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगी आपको। तो आप समझाइए। अगर अच्छा ठीक है, अगर एमएलए बहुत अच्छे होते, जैसे आप फर्ज कीजिए क्रिकेट का वर्ल्ड कप चल रहा हो और बहुत अच्छी कोई बैटिंग कर रहा हो, तो उसको तो टीम का कप्तान या कोच ड्रॉप नहीं करेगा। कुछ ना कुछ तो आपको बैट्समैन में कमी नजर आई कि आपको लगा कि इसको हटा के दूसरा कोई नया लाया जाए। ऐसा नहीं है। आप हमारा 5 बार के चुनाव के प्रत्याशी उठाकर देख लीजिए गुजरात के। हर बार हमने 30 से 42 के बीच में प्रत्याशी बदले हैं, और इस बार 42 बदले हैं। इसके बाद एक बार नहीं, इसके पहले एक बार 44 प्रत्याशी भी बदले थे। इस बार 42 बार, हर बार बदलते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। एक जो चर्चा, सर हम लोग अहमदाबाद में बैठे हैं, यहाँ पे स्टेडियम था जिसका नाम अब आप लोगों ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया। शुरू में मोदी जी ने कहा कि हमें कोई स्टेडियम अपने नाम पे नहीं चाहिए, जो कांग्रेस की प्रथा है ये गलत है। बीजेपी की तरफ से था कि एक स्टेडियम और इतना बड़ा स्टेडियम तो होना ही चाहिए, ऐसा नहीं कि हम इसको ट्रेंड बना रहे। अब कांग्रेसी ये कह रहे हैं कि अगर हम आए गांधीनगर में सरकार में तो हम चेंज कर देंगे मोदी जी के स्टेडियम का नाम। देखिए, सबसे पहले तो कांग्रेस ने सरदार पटेल का नाम देने का उसको अधिकार ही नहीं है, क्योंकि सरदार पटेल की अंत्येष्टि से लेकर आज तक हमेशा सरदार की याद को, उनके काम को और उनके बहुत बड़े योगदान को मिटाने का काम गांधी नेहरू परिवार ने किया है।
अब ये कह रहे हैं कि सरदार का अपमान किया। जो स्टेडियम है वो स्टेडियम अब, क्योंकि मैंने खुद नींव रखी है वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की, बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स वहां बन रहा है जिसमें 18 इस प्रकार के अलग अलग खेलों के स्टेडियम होंगे। वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रखा गया है, जिसके अंदर एक की जगह 18 स्टेडियम होंगे। और नरेंद्र मोदी स्टेडियम वो पूरे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का एक छोटा सा हिस्सा होगा। अब इतनी भी समझ नहीं है तब क्या कर सकते हैं। और भाई स्टेडियम छोड़ो, इतना बड़ा विश्व का सबसे ऊंचा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नरेंद्र भाई ने बनाया है। एक भी कांग्रेसी नेता वहां पुष्पांजलि करने पर भी नहीं गया है। अभी चुनाव मजबूरी में सरदार का नाम देते, कमरे में सरदार की तस्वीर लगाते हुए डरते थे क्योंकि इंदिरा गांधी नेहरू परिवार के लोग उनकी टिकट न काट। ये कांग्रेस का हाल है। कांग्रेस हम पर क्या आरोप लगा रही है भाई? सरदार को ना आपने भारत रत्न दिया, सरदार के नाम पर ना कोई बड़ी योजना डिक्लेयर की, सरदार के नाम पर ना कोई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स आपने बनाए। जो किया वो भारतीय जनता पार्टी और ऑपोजिशन ने किया। मैं तो इतना पूछ सकता हूं, सरदार की अंत्येष्टि से लेकर आज तक कांग्रेस पार्टी ने सरदार के लिए क्या किया वो दिखा दे। और ये बहुत बड़ा भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स यहाँ बन रहा है जिसमें अगर हम बीट जीतते हैं तो 2036 के अंदर जहां ओलंपिक होगा वो ओलंपिक सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर। कितना ही अमित भाई शाह, आप आज तक की इस पंचायत में आए, तमाम सवालों के आपने जवाब दिए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कई लोगों को लगता है कि अमित भाई पूछते होंगे, बताते होंगे कि ये पूछना, वो मत पूछना, ऐसा करना, वैसा करना। मैं आपको बता दूं, जैसे आपने खुद इस साक्षात्कार में देखा कि ना इन्होंने कुछ कहा कि ये पूछो, ना एकदम आए बैठ गए कि आपको जो पूछना है पूछो। आपका काम है सवाल पूछना, जो मुझे देना होगा जवाब मैं दूंगा, जो नहीं देना होगा वो मैं नहीं दूंगा। आपने एक तरीके से सूर्य कुमार यादव की तरह बैटिंग की या फिर कोहली की तरह बैटिंग की, वो आपका जो भी पसंदीदा बैट्समैन है। कौन आपका पसंदीदा बैट्समैन? अभी तो माइक नए उभर कर आ रहे हैं, 2 साल बहुत सारे नए उभर कर आ रहे हैं। नई पीढ़ी भी क्रिकेट में आ रही है। 2 साल में कोई तय कर पाएगा। देश की जनता भी अभी तो नए उभरते हुए बैट्समैनों को देख रही है। मगर मैं इतना कह सकता हूं कि टीम इंडिया का भविष्य बहुत उज्जवल है। बहुत अच्छे लड़के हमारे पास आए हैं और बहुत उज्जवल भविष्य है।